हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिव मिश्रा है और आज हमारे साथ सतीश जी हैं। सतीश जी, ये बातें बिल्कुल सही है कि हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं उसमें फैमिली मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट होता है उसमें देखते हैं कि कानून ने महिलाओं के बारे में कानून भी ज़्यादा सोचता है और जितने भी लॉ पास किए गए हैं वो महिलाओं के वेलफेयर के लिए। तो डेली बेसिस पे आप कोर्ट में भी देखते हैं कि लोग जो पति रहते हैं और पति के जो माता पिता रहते हैं, मतलब जो वाइफ है, वाइफ के सास ससुर और नंद ये लोग को घरेलू हिंसा के मुकदमे और इस टाइप ससुराली जनों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा या फिर दहेज प्रथा हो गया, खर्चा का हो गया और ढेर सारे क्रिमिनल केसेस कराने के बाद प्रेशर बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि पति पत्नी के विवाद में जनरली ज्यादातर केसेस को आप देखते हैं कि झूठा होता है, प्रेशर बना लास्ट में। हाँ, बिल्कुल सही बात बताई कि लास्ट में कंप्रोमाइज ही होना, कंप्रोमाइज ही एक सोल्यूशन है। और फैमिली डिस्प्यूट है तो ये हम लोग का आपको सजेशन है कि अच्छा, हम लोग ऐसा रिकमेंड भी करते हैं जितने लोग भी। हाँ, ये बहुत सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं है। 7 साल से कम की सजा है। पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट करती नहीं है क्योंकि दहेज लेना देना, क्रूएल्टी करना, ये सब कोई बहुत 7 साल से कम की सजा इसमें। 498 ए पहले आईपीसी में, प्रेजेंट टाइम में 85 बीएनएस अगर देखा जाए 3/4 डाउरी प्रोविशन एक्ट है, उसमें भी सजा मजिस्ट्रेट ट्रायल केसेस है और सजा 7 साल से कम है, तो ज्यादा परेशानी पति को नहीं है। हाँ, लेकिन क्रिमिनल केस है भाई, अगर किसी तारीख पे नहीं आएंगे या फिर एडवोकेट के माध्यम से नहीं प्रेजेंट हुए तो वारंट होगा। तो एक प्रोसेस काफी लंबा समय चलता है, ये भी एक पनिशमेंट है। और सब लोग झूठा मुकदमा चाहे रहता है तो पूरे सास ससुर परिवारजन परेशान रहते हैं। अच्छा, हम लोगों के पास लोग आते हैं तो जनरली हम लोग ये सोल्यूशन उनको देते हैं कि आप लोग आपस में सुलह कर लीजिए और आपस में बैठ जाइए। इसमें वकील के पास अपनी लाइफ को आप अपने टाइम में पढ़ो। बहुत ज्यादा केसेस ऐसे कि आप लोग आपस में प्रधान के माध्यम से या जिसने आपकी शादी कराई उसके माध्यम से या फिर पर्सनली आप लोग अपने रिलेटिव को बुला के सुलह समझौता करा के अपनी अपनी लाइफ में एक डिसीजन लीजिए। वैसे लेकिन एक बहुत बड़ी बात आप भी जान गए हैं कि जो डाइवोर्स होता है वो सुलहनामा से डाइवोर्स नहीं किया जा सकता। हिंदू में तो बेसिकली नहीं किया जा सकता, हिंदू में भी नहीं किया जा सकता। मतलब अगर स्टाम्प पेपर में कोई लिख लिख के बताया उससे नहीं, मतलब वो पति पत्नियां भी केवल शादी अलग करने का कौन किसके पास राइट है? सिर्फ कोर्ट, सिर्फ कोर्ट के पास, बाकी किसी के पास राइट नहीं। जो सब लोग प्रधान के पास जाते हैं एप्लीकेशन, मतलब वो सुलहनामा बनाते हैं, दो पक्षों की मौजूदगी में हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, तो ये सब चीजों की कोई, वो सब सेल्फ सर्टिफिकेट, कोई माना है वो सब सेल्फ सर्टिफिकेट है। मतलब पर पंचायत का सेल्फ ऐसा कि जो शादी जो उसमें लिखते हैं कि आपसे हम लोग अलग हैं, हम लोग से कोई मतलब नहीं है, शादी टूट गई, तो ये सब चीजें नहीं माना जाता। कानून बहुत क्लियर है, एकदम अवैध है। ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, देखा जाएगा तो कानून ने ज्यादातर जो जो संरक्षण दिया महिलाओं को दिया है। पति के पास भी क्या कोई रेमेडी है? हम लोग बात करते हैं और आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो क्या पति के पास भी वैसे जनरली हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि आप लोग आपसी मामले सुलह समझौता से पारिवारिक विवाद को आप खत्म करा लीजिए। लेकिन अगर जैसे होता नहीं कि जैसे कुछ ऐसा अगर बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रही है तो उसको भी लड़ाई झगड़ा मारपीट करे, और काउंटर केस अगर आप नहीं करेंगे तो और भी आपके खिलाफ कर लेगी। तो कभी कभी काउंटर केस हर एक केस के फैक्ट के हिसाब से जरूरी भी होता है। कोई बहुत झगड़ालू है तो झगड़ालू आदमी के पास अब भाई कोई महात्मा बुद्ध बन जाए या भगवान महात्मा गांधी बन जाए तो उसकी बात ही अलग है। लेकिन सेंस ऐसा है कि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, अगर कोई बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट कोई खतरनाक बहू आपको मिल गई तो आपको भी उसके खिलाफ क्रिमिनल के अगर झूठे मुकदमे आपके पास बंचेस कर दिया तो आपको भी उसके खिलाफ काउंटर केसेस करना होता है, जिससे तब जाके मामला बराबरी पे आता है। नहीं तो अगर आपको हर में सजा कराती जाएगी तो मोटिवेट होते चली जाएगी, लगातार केस करती रहेगी, आप अंदर ही रहते जाएंगे। अच्छा, हम लोग क्या सोल्यूशन देते हैं? ज्यादातर एडवोकेट, ज्यादातर लोगों को ये पता है कि हम पत्नी के खिलाफ क्या क्या मुकदमे कर सकते हैं। पत्नी के खिलाफ जो प्रैक्टिकली हम लोग एडवाइस भी देते हैं, भाई जाइए सेक्शन 9 विदाई का दावा, बस विदाई दावा कुछ नहीं। विदाई का दावा अगर आप जीत भी जाते हैं तो क्या कोर्ट वो पत्नी को, कोर्ट क्या करती है? कोर्ट कहती है कि चलवाती है विदाई का दावा नहीं किया तभी आपको भेजेगी और सेक्शन 9 के बाद भी कोर्ट भेजेगी। तो सेक्शन 9 बेसिकली सेक्शन 9 का जो हम लोग क्या कहते हैं कि पति के पास क्या रेमेडी है कि सेक्शन 9 आप हिंदू मैरिज एक्ट में रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट, विदाई का दावा, मुस्लिम में रुखसती का दावा आप करिए, ये आपके पास एक रेमेडी है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा देख ही लिया जाए कि अगर इसके पति दाखिल करता पत्नी के खिलाफ, तो अगर मान लीजिए पति जीत गया तो क्या होगा?
पत्नी आके घर रहे, यही कोर्ट ऑर्डर करेगा। क्या जबरदस्ती पत्नी को लाया जा सकता है घर पे? नहीं लाया जा सकता। क्या आपको उससे क्या बेनिफिट आपको मिला? आपने लड़ाई झगड़ा किया, कोर्ट के पास गए, कोर्ट से कहे हमारी पत्नी हमारे पास आए, हमारा मैरिज लाइफ को परफॉर्म करे, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे, और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। क्या फोर्सफुली आप उसको बुला सकते? नहीं बुला सकते। सिर्फ आपके पास एक ग्राउंड है कि आप फ्यूचर में डाइवोर्स ले सकते हैं, बस। कि अगर वो सेक्शन 9 की डिग्री आपके फेवर में हो गई है और पति जानबूझ के नहीं रह रही है, तो एक ग्राउंड आपके पास की वजह होता है, बस। और हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं? पति लोग पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा और ज्यादा चीजें नहीं हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन जो चीजें आप कर सकते हैं उनके खिलाफ, उन्होंने आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस किया। क्रिमिनल केसेस किस तरीके की किए कि इन्होंने हमको दहेज के लिए परेशान कर दिया। तो एक चीज पति की साइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो पति को भी ससुराली जनों के ऊपर एक केस करना चाहिए कि इन्होंने दहेज दिया। क्योंकि दहेज, बिल्कुल सही बात है, सेक्शन 3 सेक्शन 4 डाउरी प्रोविजन एक्ट जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ऑफेंस है। जैसे चाइल्ड प्रोविजन एक्ट में है 18 साल से कम में अगर बच्चों की शादी हो रही, तो जो करा रहा है, जो लोग वहाँ पे अगुआ है, जो पंडित है, जिसमें लोग इन्वॉल्व है, बाराती राती जो सेलिब्रेट किए हैं, सब लोग पनिशमेंट ऑफेंस है सबको। इसी तरीके से जो जो लोग अगर दहेज उन्होंने कंप्लेन किया, तो जो लोग दहेज दे रहे हैं, जैसे दोनों ऑफेंस है। तो आपको पति को डेफिनेटली ये काम करना चाहिए कि उसको ससुराली जनों के खिलाफ क्रिमिनल केस दहेज देने का करना चाहिए कि उन्होंने दहेज दिया, ये भी एक ऑफेंस है, इसके लिए भी प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। जैसे ब्राइब लेना और ब्राइब देना दोनों ऑफेंस है, इसी तरीके से दहेज देना भी एक ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, और हस्बैंड साइड के लोगों से डेफिनेटली इस केस को उनको करना चाहिए। अगला क्या चीज देखिए, जैसे पत्नी ने पत्नी ने पति और ससुराली जन के खिलाफ इन्होंने मारा पीटा हमको, तो मारा पीटा भाई, तो आप भी केस कीजिए। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे पति है, पति का भाई गया होगा तो उसको भी मारे पीटे होंगे ससुराले वाले, मतलब लड़की के पति, पत्नी के घर वाले पत्नी के भाई ने, तो आप भी एक केस कीजिए ना। हमें भी मारा पीटा, गाली गलौज दिया, धमकी दिया, बांध लिए, हमको मारने के लिए दौड़ाए, सब कुछ एक ऑफेंस है, डीएनएस में पनिशमेंट है। तो मारा पीटा ये भी एक ऑफेंस है। पहले 323 में चोटें, अगर ज्यादा चोट लगे 324, 325, 326, 307 तक, हाँ पूरा है उसमें बॉडी के अगेंस्ट में जितने भी ऑफेंसेस है। डीएनएस में आने के बाद भी इसी तरीके से 115(2) में है आपके पास, तो उसी कैटेगरी में आपका बना, तो आप उसके खिलाफ भी करिए क्रिमिनल केस। और दूसरी चीजें क्या दिखाते हैं कि हमारा स्त्री धन छीन लिए, हमारा भी कोई सामान आपकी पत्नी लेके गई, चोरी की होगी, लेके गई, तो आप भी उसके लिए कीजिए। तो मतलब क्रिमिनल केस जितनी चीजें, हाँ धमकी दे रहे हैं, फोन पे गाली दे रहे हैं, और हमको हमारे साथ मिसबिहेवियर कर रहे हैं, तो ये भी एक ऑफेंस है। और अगर आपके साथ हुआ है तो आप भी कीजिए। ढेर सारे क्रिमिनल केसेस, जैसे पति के भाई के साथ हुआ, पति के मम्मी के साथ हुआ, उनके घर वालों ने किया, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो क्रिमिनल केस आपको उनके अगेंस्ट में काउंटर में सेक्शन 9 तक आप मत रहिए, डाइवोर्स तक मत रहिए, आप क्रिमिनल केस उनके ऊपर भी कीजिए। उन्होंने आपके ऊपर किया है, आप भी कीजिए, और बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत तगड़े से कीजिए। उसके लिए आपके पास जो जो रेमेडीज है, चाहे आप पुलिस कंप्लेन करके करिए, पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, कोई बात नहीं, काउंटेबल ऑफेंस है, आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आइए, 173(4) में एप्लीकेशन देके कीजिए। वहां से भी नहीं, आप हाईकोर्ट जाइए, ललिता कुमारी के जजमेंट से आप हाईकोर्ट के पास ड्यूटी बाउंड है। और अगर वहां से भी नहीं है तो आप कंप्लेन केस कोर्ट में फाइल कीजिए, अपना परिवार कीजिए। जैसे पहले 202 का बयान 204 में तल, इसी तरीके से प्रेजेंट टाइम में 210 में बीएनएस में आप आइए, अपना बीएनएसएस में आप अपना दीजिए, कंप्लेन फाइल कीजिए, मजिस्ट्रेट उनको कॉग्निजेंस देगा, वो भी डील करे, वो भी ट्रायल करे भाई, बिल्कुल वो भी लड़े। तो लड़ना अगर अच्छे से है तो आप भी उनको लड़िए। वैसे हम लोग प्रमोट करते हैं कि आपस में आप लोग मिल जाइए, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी कुत्ते की पूंछ जो सीधी नहीं होती, कई लोग ऐसे होते हैं, उनको हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उनके लिए क्रिमिनल केसेस आपको समझ में आ गया कि क्रिमिनल केस हम लोग को उनके अगेंस्ट में करना चाहिए। एक चीज और कर सकते हैं, हाँ आपकी गई, आपकी ढेर सारी बेइज्जती की है, तो आप मानहानि का क्या, मानहानि में आप देखेंगे तो मानहानि एक क्रिमिनल केस भी और सिविल केस भी है। पहले अगर आईपीसी में आई थिंक 499 में था, 499 आईपीसी में मानहानि का केस था। मानहानि ऐसा नहीं, वो कंप्लेन केस में चलता है, नॉन काउंटेबल ऑफेंस होता है, लेकिन आप केस करिए, मानहानि का आप कीजिए। अच्छा, क्रिमिनल केस में भी पनिशमेंट है, और अगर आप सिविल में जाएंगे तो सिविल केस में भी आप डिफर्मेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। हम बेसिकली कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे सिविल सूट हम लोगों ने लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा है, टॉर्ट डैमेजेस पढ़ा है। तो हम पत्नी
पति और पत्नी इस चीज को दोनों लोग कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर इस समय प्रेजेंट टाइम में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ये आ रहा है कि पत्नी का किसी बॉयफ्रेंड के साथ उसका अफेयर है, उसके साथ कनेक्शन, इसी कारण से उसकी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बना हुआ है, या फिर पति का किसी के साथ है तो पत्नी के साथ उसका विवाद है। तो प्रेजेंट टाइम में ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, एक चीजें पहले ये चीजें क्या था, पहले ये चीजें एडल्ट्री एक सेक्शन था, आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है सेक्शन 497 आईपीसी में था पहले। अब प्रेजेंट टाइम में एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। अब कोई आदमी अगर 18 साल की उम्र है तो अगर एडल्ट्री में रह रहा है तो एक केवल डाइवोर्स का ग्राउंड है, बाकी एक क्रिमिनल में पनिशमेंट ऑफेंस नहीं है। ये सामाजिक रूप से गलत हो सकता है बट कानूनी रूप से गलत नहीं है। तो एडल्ट्री जब से खत्म हो गया तब अब दोनों लोग रहेंगे भाई, केवल डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। तो इस सिचुएशन में जो आपके पास रेमेडी है कि अगर लड़की, अगर जो वाइफ है उसके पति का किसी के साथ किसी और किसी के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, या फिर जो जो पत्नी या फिर जो पति है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है तो वाइफ कर सकती है, या फिर वाइफ अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ कर रही है तो हस्बैंड क्या कर सकता है, उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस कर सकता है। वो केस कौन सा कर सकता है, वो केस सिविल सूट में डैमेजेस में कर सकता है, लॉ ऑफ टॉर्ट से गवर्न होता है। मुझे जहां तक लग रहा है कि एलाइनेशन ऑफ अफेक्शंस करके बोला जाता है, सिविल सूट फाइल किया जाता है। वो प्रेजेंट टाइम में जैसे ज्यादातर वो पॉपुलर वेस्टर्न कंट्रीज में इस समय ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया में कम है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट से गवर्न होता है। कुछ रिसेंटली के जजमेंट से जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आपके सामने वो बातें रखी जाए। तो लवर ऑफ पार्टनर फॉर इंटरफेयरिंग इन मैरिज, ये कौन सा कर सकता है, लवर ऑफ पार्टनर फॉर इंटरफेयरिंग इन मैरिज, जो लवर किसी के मैरिज लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है लॉ ऑफ टॉर्ट से। लॉ ऑफ टॉर्ट से वो चीजें क्या, रिसेंटली अगर हम जजमेंट देखेंगे तो अभी रिसेंट के जजमेंट है, मुझे जहां तक लग रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट है कि जहां पे उन्होंने कहा कि ए सिविल एक्शन फॉर रॉन्गफुल इंटरफेरेंस इन मैरिज इज सस्टेनेबल so long as the plaintiff can on proper pleading and proof establishment। अगर आपके पास प्रॉपर प्लीडिंग है, प्रूफ है और इस्टेब्लिशमेंट है, आपके पास एविडेंसेस है, तो आप क्या वो केस क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया जो डॉक्ट्रिन जो इंडिया में जो रिसेंटली में पॉपुलर है, एलाइनेशन ऑफ अफेक्शन में आप केस फाइल कर सकते हैं, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसमें आप क्योंकि आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ में इन्होंने, बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने इंटरफेयर किया जिससे आपको इतना नुकसान हुआ, तो आप वो केस फाइल करके आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये आपको करना चाहिए। ये चीजें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें रिलीफ मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीजों को आपको करना चाहिए। जैसे यदि कोई तीसरा व्यक्ति, समझने वाली बात है, यदि कोई तीसरा व्यक्ति जानबूझकर जो उसकी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है उसको तोड़ रहा है, और जो स्पाउस को एलाइनेट करे और उससे वास्तविक जो मानसिक है या सोशल है या फाइनेंशियली उसको लॉस हो रहा हो, तो डैमेजेस जो है वो क्लेम मेंटेनेबल हो सकता है। ये बातें कोर्ट ने कहा है। कोर्ट बेसिकली तीन चीजें देखती है, वो देखती है कि जो तीसरा पर्सन है, जो तीसरा व्यक्ति है, क्या वो जानबूझकर मैटेरियल रिलेशनशिप को तोड़ रहा है। तो कोर्ट देखती है क्या उसका इंटेंशनल था, ऐसा इंटेंशनल एंड रॉन्गफुल इंटरफेरेंस था। दूसरी चीज है डायरेक्ट कॉजन था इसमें। और तीसरी चीजें कोर्ट जो चीजें देखती है कि एक्सेसिबल डैमेजेस हुआ। इन सारी चीजों को कोर्ट कंसिडर करती है और डेफिनेटली कोर्ट एक सुटेबल ऑर्डर पास करती है। और बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है क्या ये फैमिली कोर्ट का ये मामला बनता है, तो कहने वाली बात है ये फैमिली कोर्ट का मामला नहीं बल्कि एक सिविल कोर्ट का जुडिक्शन हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने इसे टॉर्ट टॉर्ट की कैटेगरी में माना है, ना कि केवल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कैटेगरी में रखा है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने एविडेंसेस से, अगर आपका जो तीसरा पर्सन है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, जिसने उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ में इंटरफेरेंस किया जिससे उसको नुकसान हुआ, तो एलाइनेशन ऑफ डैमेजेस का केस आपको करना चाहिए। ये लॉ ऑफ टॉर्ट से गवर्न होता है। मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में है जिसमें ये चीजें हैं कि ये फैमिली कोर्ट के जो एक्ट है उसमें कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा नहीं कि फैमिली डिस्प्यूट है, आप डैमेजेस का केस कर सकते हो और आपको करना चाहिए। ये चीजें हैं। तो हम लोग कौन कौन सा केस कर सकते थे, क्रिमिनल केसेस हमने बताया, ये सिविल केसेस मैंने बताया, सिविल में आपने बताया भी कि डैमेजेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली डिफॉर्मेशन का बताया, डिफॉर्मेशन आप सिविल में भी कर सकते हैं, क्रिमिनल में भी कर सकते हैं, और क्रिमिनल केसेस आप कर सकते हैं, वो भी चीजें हैं। तो आप मजबूती के साथ अगर आप लड़ते हैं, आप अपनी बात
आप उस चीज को करते हैं तो आपको जस्टिस मतलब मिलने में आपको थोड़ा आसानी होगी। लेकिन वैसे कोशिश ये कीजिए कि पति पत्नी के विवाद को आप लोग आपस में बैठ के सॉल्व कर लीजिए। हम लोगों ने जितने एक्सपीरियंसेस देखे उसमें चाहे जितनी समय भले लगे, अंत में सुलह ही होता है। ज्यादा चांसेस नहीं है कि इसका एक रीजन है, सुलह ही होता है कि इसमें दोनों लोग हम्म उसमें जब हाँ, उसमें नाम हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, मतलब जो भी चीजें हैं 4 साल 5 साल से आप लड़ रहे हैं, सब हुआ, कंप्रोमाइज हो गया, लेके चला गया। तो एक तरीके से ये है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आप सुलह कीजिए। अगर सुलह नहीं बन रही है तो आप काउंटर केस इतना जबरदस्त कीजिए, इतना बढ़िया कीजिए कि वो भी आपके पास आए, क्योंकि झूठा केस वो भी कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप झूठा केस आप कीजिए, लेकिन जो कानून है जो राइट है उसको आप रिवील कीजिए और बहुत अच्छे से करिए, ऐसा हमारा आपसे मानना है।